प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का अक्टूबर महीने में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z एनालिसिस करवाने वाला हूँ, साथ में इसका सलूशन देने वाला हूँ, ठीक ना। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो 2023 का बोर्ड का पेपर बनेगा वो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है। अब की बार आप सभी से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आप सभी को OMR पे हल करना है। और OMR पे कैसे हल करना है, क्या करना है, OMR पे हल करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लेना, रिकमेंड कर रहा हूँ। चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या इस पूरे पेपर का A to Z सलूशन करेंगे, ठीक ना। सब कुछ का सलूशन आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए करना क्या है, आप सभी को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप इसका सलूशन कर पाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, ठीक ना। और यहाँ पे लिखा गया है सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है कक्षा 10 के बच्चों के लिए। पूर्णांक आपका सेम टू सेम वही रहेगा, 70 नंबर का। समय आपका यहाँ पे 3.5 घंटा मिलेगा। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, बाकी बच्चे आधे घंटे या 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पेपर बनेगा ये आपका 2 खंड में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले खंड अ में जो कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो खंड ब बनेगा उसमें आप सभी को क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, लिखना है, OMR पे हल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कि 20 अंक यहाँ पे जो दिए गए हैं बहुविकल्पी वाले, उसको क्या करना है, OMR पे हल करना है। बाकी 50 अंकों का क्या करना है, वर्णात्मक होंगे, जिनको क्या करना है आंसर पे मतलब कि कॉपी पे हल करना है, समझ गए। चलो, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए यहाँ पे खंड अ है उसको सबसे पहले हल करेंगे। उसके बाद खंड ब को हल करेंगे, समझ गए पूरी बात। तो आइए एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, एक एक बहुविकल्पी को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग भी क्या करना, इसका नोट्स बना लेना, क्योंकि ये बोर्ड के लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, समझ गए। चलो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन था। अब देखो, सामाजिक समझौता ये पुस्तक का नाम है, क्या है, एक पुस्तक का नाम है सामाजिक समझौता। अब देखो ये किताब किसने लिखा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूसो, ठीक, मॉन्टेस्क्यू, नेकर, डिडरो। अब देखो जो सामाजिक समझौता नामक एक किताब है, पुस्तक है, इसको लिखा है रूसो। कौन लिखा है, रूसो ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क सत्य हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ सभी लोग अपने नोटबुक में नोट कर लो, और बाकी अगर आप ऐसे तैयार कर सकते हो तैयार कर लो, देख लो, समझ जाओ, ठीक ना। चलो, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ है, वह है। सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ, शुरुआत किस देश में हुआ था वो बताना है, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो प्यारे बच्चों देखो, ये जो राष्ट्रवाद है सबसे पहले इसका हम अगर बोलेंगे राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था, वो हुआ था कहाँ पे, फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, समझ गए। इतनी बात ऑप्शन नंबर ग सत्य हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी। अब देखो ये जो इतिहास के लिए अति इम्पोर्टेंट, मतलब कहने का सेंस क्या है कि बहुत ही चर्चित ये डेट है। इसे याद रखना कि 13 अप्रैल सन 1919 जो था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें हुआ क्या था कि एक सभा हो रही थी, सम्मेलन हो रही थी, उसमें जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो हमारे भारतीय भाइयों को क्या कर दिए, चारों तरफ से घेर करके क्या कर दिए, फायरिंग कर दिए ऑन द स्पॉट। वहीं पे क्या हो गया, सभी लोग मतलब कि घायल हो गए। चलो, अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। अब देखो, जब जब गांधी जी बाहर गए थे, विदेश गए थे, तो विदेश आने के बाद आए तो सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किए, तो किए थे चंपारण सत्याग्रह। कौन सा, चंपारण वाला, ऑप्शन नंबर क सत्य हो जाएगा, समझ गए। चलो, अगले यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि आनंद मठ, ये क्या है, एक उपन्यास का नाम है आनंद मठ। यह पूछा गया है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शरत चंद्र चटर्जी। तो देखो ये जो आनंद मठ उपन्यास एक किताब है, ठीक ना, एक उपन्यास है। अब इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
समझ गए। जितना क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ सभी को क्या करना है, तैयार करके जाना है, वरना बोर्ड में पछताने के सिवा आप सभी को कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। अब देखो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन क्या होते हैं, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कई बार समझा रखा है। जब भी मैंने अगर सामाजिक विज्ञान का लेक्चर लेता हूँ तो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी, बहुत सारे लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। समझ गए। तो जैविक संसाधन क्या होते हैं, अजैविक संसाधन क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे देखो जैविक संसाधन मतलब जीवों से संसाधन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएगा। क्यों, पशु भी जीव हो जाएगा, मनुष्य भी जीव हो जाएगा, वन भी क्या हो जाएगा, जीव भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैविक संसाधन। तो चारों ऑप्शन सत्य हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था, यानी कि इंडिया में कब ये सोचा गया था, ये मतलब घोषणा किया गया था कि इंडिया से चीता गायब हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो वो डेट था सन 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर क सत्य हो जाएगा। समझ गए। कब, 1952 ईस्वी में ये घोषणा किया गया था कि जो इंडिया से चीता है, टाइगर है, टाइगर की संख्या कम हो रही है, या मतलब कि टाइगर खत्म हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। अब देखो सरकार नई नई नीतियाँ ला रही है, टाइगर को विदेश से खरीद के या बाहर से खरीद कर ला के जंगल में छोड़ने का काम कर रही है। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना। देखो चिपको आंदोलन जो है, मतलब ये पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, ये बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस चीज़ से है। तो इसका संबंध है पर्यावरण से है। किससे, पर्यावरण से है। अब देखो पर्यावरण कहने का सेंस क्या है कि मतलब कि वनों की कटाई को रोकने के लिए हम चिपको आंदोलन यहाँ पे लगाया, इसका आंदोलन किया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे हम वन संरक्षण का काम, मतलब ये ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है हमें ये प्रेरित करता है कि भाई हमें वनों को काटना नहीं है, पेड़ों को काटना नहीं है, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना, भले हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ पेड़ लगाना चाहिए। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर पूछेगा, देखो भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध, दामोदर घाटी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। कौन सा बांध, टिहरी बांध, जो कि टिहरी नदी पे है। देखो अब देखो ये जो बांध है टिहरी बांध है, और इसमें से ऑप्शन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर घ सत्य हो जाएगा। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। अब देखो रेशेदार फसल कहने का सेंस क्या है कि जिसमें रेशे वगैरह होते होंगे, रेशे मतलब कि रुई जैसा, जैसे कपास, जूट, तो समझ गए। तो क्या हो जाएगा, तो रेशेदार फसल कौन सा हो जाएंगे, तो जैसे चाय, गन्ना, जूट, रबर। तो इसमें जो जूट है, पटुआ, जिसे हम पटुआ के नाम से जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशेदार फसल हो जाएगा। समझ गए। इसमें रेशे वगैरह निकलते हैं, तो सभी लोग जानते होंगे, अगर जो भी लोग देहात से होते होंगे, बिलोंग करते होंगे, तो जूट के नाम से जानते होंगे, जिसे हम पटुआ के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, एक इसमें से एक रेशा निकलता है। समझ गए। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो कई सारी चीज़ें, रस्सी उसी बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ये बताना है। तो श्रीलंका ये आज़ाद हुआ था सन 1948 ईस्वी के दौरान, यानी कि सन 1948 ईस्वी में। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितने भाषाओं को, 22, कुल 22 भाषाओं को, मतलब कि जो संविधान का 8वीं अनुसूची है उसमें हम 22 भाषा को शामिल किए हैं। कितने भाषा को, 22 भाषा को शामिल किया गया है संविधान के हिसाब से। समझ गए। चलो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना, वरना बोर्ड में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। अब देखो किस पे शासन, नगर पालिका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नगर पालिका जो है शासन का अंग नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे। अब नागरिक अधिकार आंदोलन किसके संबंध में भाई बताना है। तो ये चलाए थे मार्टिन लूथर किंग। कौन, मार्टिन लूथर किंग के थ्रू। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अब बताना है कि भारत में, इंडिया में भाई पंचायती राज कब कब बनाया गया था, कब इसकी स्थापना की गई थी, ये बताना है।
तो देखो ये तो मतलब ये ऑप्शन में नहीं दिया है, पता ना कैसा पेपर छापा गया है। ये किया गया था सन 1900 यहाँ पे 59 ईस्वी में पंचायती राज को लागू किया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा था भाई, अब पता नहीं कैसा पेपर सेट किया गया, हमको नहीं पता। आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या इस पे मतलब कि ऑप्शन में है कि नहीं है, कमेंट करके एक बार बताना, ठीक ना। मेरे हिसाब से मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो भाई पंचायती राज की जो स्थापना थी वो 1959 ईस्वी के दौरान दे रहा था, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। अब देखो प्राकृतिक प्रक्रिया, देखो प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के उत्पादन प्रोडक्शन को हम कौन सा क्षेत्रक बोलेंगे, कौन सा एरिया बोलेंगे, तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्रक। अब देखो इंडिया का जो अधिकांश भाग है, भारत का जो अधिकांश भाग है, वो इंडिया को इसीलिए कृषि प्रधान देश बोला जाता है क्योंकि जो भारत है कृषि प्रधान देश बोला जाता है, क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है, इसका अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो क्या करते हैं, खेती पे ही निर्भर करते हैं, कृषि पे ही निर्भर होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा भारत है, स्वतंत्र भारत है, वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। इसका अधिकांश भाग क्या है, कृषि पे ही डिपेंडेड है। तो कृषि पे जो डिपेंड लोग होते हैं उसको कौन से क्षेत्र में के अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, समझ गए। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। अब देखो कहने का सेंस क्या है कि मनरेगा। अब मनरेगा भाई कब चालू किया गया था, देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मनरेगा जो ये शब्द है सबसे पहले 2005 में आया था, सबसे पहले 2005 में आया था। लेकिन ये पूछ रहा है कि अधिनियम, मतलब ये अधिनियम आया था 2005 में, लेकिन बोल रहा है कि लागू कब हुआ, तो ये एक वर्ष बाद लागू हुआ था। ये हुआ था सन 2006 ईस्वी में। कब हुआ था, 2006। तो ये जो मनरेगा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार है, जिसके थ्रू मतलब कि जो भी गरीब लोग हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं या जो गरीब हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, वो अपने गांव में ही रोजगार, जो कि प्रधान सचिव के मदद से इनको रोजगार दिया जाता है मनरेगा के नाम से, वो लागू किया गया था। कब, सन 2006 में। यह अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था, लेकिन कब लागू हुआ, 2006 में, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। अब देखो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम है या निम्नतम है, तो यहाँ पे केरल सबसे मतलब कि कम पे आएगा, केरल, गोवा, ठीक ना, मिजोरम, ये सब क्या है, मतलब इस एरिया में क्या है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संस्था देशों को ऋण प्रदान करती है, मतलब कि बहुत सारे देश को, कंट्री को क्या करती है, कर्ज देती है। तो कौन सी भाई संस्था कर्ज देती है, तो वो देता है विश्व बैंक। सभी लोग को पता होगा कि विश्व बैंक जो है विश्व को क्या करता है, तो पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकता है, एक लोन मतलब कि कर्ज देता है, ऋण देता है, समझ गए। इंडिया भी इससे बहुत सारे कर्ज लेता है, देता है, फिर चुकाता है, फिर अपना भी फंड उसमें रखता है। तो कभी मतलब कि ये आर्थिक स्थिति के हिसाब से कर्ज, कोई भी मतलब कि कंट्री क्या करता है, अपना कर्ज लेता है या कर्ज चुकाता है या अपना फंड भी उसमें रख सकता है, समझ गए। तो विश्व बैंक क्या है, सबसे बड़ा बैंक है, जो कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश है, इसी से क्या करता है, अपना कर्ज लेता है, अपना ऋण लेता है। और जब कर्ज लेता है तो उसमें साइनिंग वगैरह होती है, मतलब कि बोला जाता है कि भाई हम 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में आपको ये कर्ज रिफंड कर देंगे, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है, पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सर्वाधिक कहने की सेंस क्या है कि सबसे अधिक है इंडिया में, पूरे राज्य में से बताना है कि पूरे राज्य में 4 ऑप्शन दिया गया है, और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सबसे यहाँ का जो लोगों का आय है, इनकम है, मतलब कि सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो यहाँ पे अभी तो हम बात करेंगे तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, समझ गए, ये करंट अफेयर मान सकते हैं क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे बहुविकल्पी को कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखो हम कवर करेंगे यहाँ पे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे खंड ख वाले क्वेश्चन है उसको भी समझा दे रहा हूँ, इसको तैयार करके जाना है। बस खाली इसका एनालिसिस कर दे रहा हूँ कि क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, किस पे ज़्यादा फोर्स करना है, तो सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग एक बार देख लो ध्यान से, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान है। योगदान को बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये नहीं आ रहा तो ये बता दो कि खूनी रविवार की घटना के बारे में क्या आप समझते हैं, इसके बारे में लिखिए, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मृदा अपरदन क्या होता है, इसके 2 कारण लिखिए। मृदा अपरदन मतलब कि भूस्खलन,
मृत्यु जो ज़मीन होती है उसी का कटाव को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं इसके बारे में लिखना है भाई। बाढ़ आ जाए तो भी, ज़्यादा वर्षा हो जाए तो भी, मतलब आप सभी को जो भी अच्छा लगे वो लिख दो। या ये बताना कि चिपको आंदोलन के बारे में संक्षेप में लिखिए भाई। चिपको आंदोलन क्यों लाया गया था? अभी मैंने बताया कि जो चिपको आंदोलन था ये पर्यावरण को बचाने के लिए लाया गया था। इसमें ये बताया गया था कि भाई वनों की कटाई नहीं करनी है, हमें वनों की रक्षा करना है। तो बस 2-4 लाइन लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट करिए। कई बार बता चुका हूँ कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ समझा रखा हूँ। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जाना क्लास टेंथ, ठीक ना, 2023 बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगा और वहाँ पे सब कुछ A to Z हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक ना, समझ सकते हो। या वो नहीं तो ये कर सकते हो कि देश में स्थानीय सरकारों के महत्व क्या होते हैं, उसके बारे में आप सबको क्या करना है, वर्णन करना है। समझिए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक विकसित देश की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये बताना है कि भाई कोई अगर विकसित देश है तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले तो वहाँ के जो श्रम है, श्रम व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, या सब अपने आप को सेल्फ डिपेंड हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पर आप बना करके भी लिख सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि जो आपको टीचर बताएं चाहे जो हम बताएं वही आपको पॉइंट लिखना है, आप अपने से बना करके भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो, नंबर मिल जाता है। समझ गए? अगले यहाँ पे क्वेश्चन या तो ये कर सकते हो नहीं तो ये कर सकते हो कि आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए, क्या रीजन होता है उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन 150 शब्द में लिखना है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, ठीक ना। इटली का एकीकरण क्या था, क्यों था, किस लिए था, बताना है, कई बार बता चुका हूँ। या दांडी मार्च का वर्णन करना है, ये भी कर सकते हो। या मानव हेतु संसाधन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हो कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखना है। कि देखो नदी घाटी परियोजना, नदी में परियोजना क्यों लगाते हैं भाई, इससे बहुत सारे लाभ हो जाते हैं। संघवाद क्या है, प्रमुख विशेषता लिखना है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है, इसके 4 लाभ लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में लिखना है। अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। समझ गए? तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जरूर जाना। ये तो मानचित्र वाला है, कई बार मानचित्र बता रखा हूँ, एक बार फिर से 2023 में मानचित्र कैसे हल करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करोगे कि नंबर नहीं करेगा, सब कुछ बता दूंगा, ठीक ना। वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक ना, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, सब कुछ स्थान पता होना चाहिए। उसके बाद मैप में दर्शाना है कि इंडिया का जो मैप है वो उसमें कहाँ होता है, वो आपको क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी मानचित्र वाला है कि चिल्का झील कहाँ पे है, डेल्टा से दर्शाना है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, इस चिन्ह से दर्शाना है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, इस चिन्ह से दर्शाना है। इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग, इस चिन्ह से दर्शाना है। हीराकुंड बांध कहाँ पे, इस चिन्ह से दर्शाना है, ठीक ना। तो सारे चिन्ह को कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक ना, सब कुछ बता दूंगा। अगर एक बार वो सब नहीं देखे हो तो एक बार जा करके देख लेना, आपको वीडियो कई बार बता चुका हूँ। समझ गए? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। समझ गए? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।